हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर मिनाटी में। और सबसे पहले दोस्तों, विशिंग यू अ हैप्पी वेरी होली। और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। मैं आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची डरावनी स्टोरीज़ के बारे में सुनाना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दे दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए स्टोरीज लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और वहाँ के आदिवासी इलाके का सुदूर गांव का हूँ। ये जो घटना मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ये साल 2009 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं आया करती थी। 2016 में तो जाकर हम लोगों को बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घंघोर अंधेरा छा जाया करता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए शाम को लोग घरों में ही घुसे रहते हैं। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा से मार्केट गया हुआ था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते समय पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30 से 10 बज गए थे। उस समय बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी में मैं घर जा सकता था। जब तक पूरी बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में मुझे वहीं रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो गया था। मैं अकेला वहां अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरीके से रुक गई। मैं खुश हो गया, भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा कि आपने बारिश रुकवा दी। लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट भी थी और एक हाथ से हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरे नसीब मुझे दगा दे गया। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद ही मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को उठाकर लेके जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने समय लग रहा था। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर को जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीबन 12 से 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बरसात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर थोड़ा कम होने लगा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में कब बदल जाती मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सर थे और ना पैर, सीधे थे, बिना सर और उल्टे पैर। उन्हें देखकर मैं बहुत डर सा गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के ज़ोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में ही बस तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वो भी सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब कुछ वहीं छोड़ के भाग आया हूँ। फिर मैंने तय किया कि सुबह जल्दी जाके सामान उठा लूँगा और साइकिल भी मुझे मिल ही जाएगी। फिर मैं और मेरे पिताजी ने दोनों सुबह सुबह गए और उस जगह जहाँ मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरा हुआ सामान हमें मिल गया। फिर पिताजी ने पूछा
कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाला भूत को देखा था। मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया, नहीं तो उस दिन मैं मारा जाता। मुझे एक बाबा ने बताया जो मेरे पिताजी का दोस्त था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। हाय दोस्तों, मेरा नाम तन्मय है और मैं अपने साथ हुई एक सच्ची डरावनी स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, उस समय लॉकडाउन का समय था और मेरा फ्रेंड सचिन और मैं मिलकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। 10-15 दिन तो नॉर्मल हम लोग मॉर्निंग वॉक पर गए और सही सलामत वापस भी आ गए। लगभग मैं 4:30 बजे सुबह के उठ जाया करता था और 5 बजे तक रेडी हो जाया करता था। पर मेरा फ्रेंड सचिन मुझसे थोड़ा जल्दी उठ के मेरे घर 5 बजे तक आ जाया करता था सुबह के, और फिर हम लोग मिलके मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा फ्रेंड 4:30 बजे ही सुबह आकर मेरा नाम जोर जोर से पुकारने लगा। तन्मय तन्मय ऐसे कह कहकर बहुत जोरों से आवाज़ें दे रहा था। मेरी नींद भी तभी खुली थी और मैं फ्रेश होने चला ही गया था। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और बाहर उसको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया और वो कहने लगी कि मत जाओ बाहर, तुम्हारा दोस्त इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता, अभी तो सही ढंग से सुबह भी नहीं हुई है और तुम्हारा दोस्त वैसे भी 5:02 पे ही आता है। अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी, ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। मेरी पत्नी ने कहा था कि ऐसे बहुत से किस्से वाक़ये हमारे शहर में हुए हैं, इसलिए मैं भी उसकी बात मानकर बाहर नहीं गया। पर वो बिल्कुल ज़ोरों से चिल्लाए जा रहा था मेरा नाम, और आवाज़ भी बिल्कुल उसी की लग रही थी। पर उसकी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं हुआ करती थी जितनी आज लग रही थी, इसलिए मैं भी बाहर नहीं गया। इतना सोच विचार कर ही रहा था कि कुछ समय बाद उसकी आवाज़ें आना बंद हो गई और मैं सोचा कि शायद वो अकेले ही मॉर्निंग वॉक को चला गया होगा, इसलिए मैं फिर से जाकर बेड पर लेट गया। पर कुछ समय बाद मुझे अपने दोस्त की आवाज़ फिर से आने लगी। मैं समय देखा तो समय 5:03 हो रहे थे। मैं फिर सीधा दौड़ा अपने दरवाजे की ओर और मैंने उसको रिसीव किया और मेरा दोस्त कह रहा था कि इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से चलो। मैंने अपने दोस्त से आशंका भरी नज़र से पूछा, क्या तुम आधे घंटे पहले भी आए थे क्या? तो मेरे दोस्त ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी आया हूँ, ये सब मजाक छोड़ो और जल्दी से मॉर्निंग वॉक पे चलो, ऐसा मेरे दोस्त कहने लगा। उस दिन मुझे पता चला कि सच में मेरी जान बच गई है और मेरी जान मेरी बीवी ने ही बचाई है। दोस्तों, अगर मैं उस दिन बाहर चला गया होता तो शायद मैं ये स्टोरी आप लोगों को नरेट नहीं कर पाता। दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं अपने दोस्त महेश के साथ हुई एक सच्चे हॉन्टेड इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दरअसल दोस्तों, ये इंसिडेंट्स मेरे दोस्त महेश ने ही बताया था जो उसके साथ हुआ था। दरअसल महेश जो है वो अपने स्टडीज़ के लिए कुछ 5 साल पहले एक कॉलेज में गया हुआ था जो कि दिल्ली में है, और वहाँ के ही एक पीजी में स्टे किया हुआ था। एक दिन वीकेंड पर उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया जो कि पीजी के ही फ्रेंड्स थे कि संडे के दिन वो लोग पास ही की एक सुनसान जगह पर बियर पिएंगे, और उन लोगों ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। वो लोग वीकेंड पर वहाँ पे गए और उन लोगों ने बहुत सारी मस्ती और पार्टी करी। उसके बाद मेरे दोस्त महेश को टॉयलेट आई तो वो पास ही के एक पेड़ पे रात के समय टॉयलेट करने के लिए चला गया। पर वो जैसे ही टॉयलेट कर रहा था उसको अजीब से आवाज़ें आ रही थी जिससे वो थोड़ा घबरा सा गया और वो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास गया और वापस पीजी में चला गया। पर वो जैसे ही रात को सोने के लिए गया उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी और उसने महसूस किया कि उसको बुखार हो गया है। फिर वो डॉक्टर के पास गया और दवाई लेकर वापस आया। ऐसे ही करके 2 से 3 दिन बीत गए पर उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा था।
अब उसको गंदे गंदे सपने भी आने लगे थे। फिर उसने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। उसके परिवार वाले वहाँ पर आए और उसको एक अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाया, पर कुछ 15 दिन बीतने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया था और बिल्कुल कमज़ोर सा लग रहा था, पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। फिर उसको याद आया कि उसने उस पेड़ पर टॉयलेट किया था। फिर उसने यह बात अपने परिवार वालों को बताई। उसके परिवार वालों में से एक चाचा जी थे जो उसकी बात समझ गए थे कि इस पर कोई ऊपरी शक्ति का वास होगा। उसके बाद वो चाचा जी उसको लेकर एक बाबा के पास गए। बाबा ने जैसे ही महेश को देखा वैसे ही उसको पहचान लिया। बाबा ने उससे पूछा, क्या तुम किसी पेड़ पर या ऐसी सुनसान जगह पर गए थे टॉयलेट करने? तो महेश ने हाँ में सर हिला दिया। बाबा ने कहा, ये तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस भी पेड़ पर तुमने टॉयलेट की थी उस पर एक लड़की का वास था और वो अब तुमसे शादी करना चाहती है और तुमको अपना बना लेना चाहती है और अपने साथ लेके जाना चाहती है। फिर बाबा ने उसको उसके बचने के लिए एक उपाय भी बताया। बाबा ने कहा कि जिस जगह तुमने टॉयलेट की थी उस जगह तुमको जाकर उस लड़की की लाश को निकालकर उसमें आग लगानी होगी, क्योंकि उस लड़की को उसके ही पति ने मार डाला था और वहीं पर गाड़ डाला था, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा हो गया था। महेश जैसे ही उस पेड़ के पास जाता है और लाश निकालने की कोशिश करता है, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं। फिर उसको याद आता है कि जैसे ही बाबा ने उसको बताया था कि कोई भी डरावनी आवाज़ या नेगेटिव एनर्जी का उसको आभास होता है तो उसको कोई भी लोहे की चीज़ वहाँ पर लेके जानी है और उसी पेड़ के पास रख लेनी है। वैसे ही महेश ने किया और उसके बाद उसको नेगेटिव एनर्जीज कम होने का एहसास भी हुआ। उसके बाद उसने उस लाश को निकाला और उसको जला दिया। उसके बाद उसको थोड़ा अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। फिर बाबा ने उसको एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद उसको कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी ने कभी भी परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त महेश की रियल हॉरर स्टोरी। हाय दोस्तों, मेरा नाम निकेतन है और मैं आपको एक जोकर घोस्ट की सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जोकर किसको पसंद नहीं आते, क्योंकि जोकर सबको हंसाता है। वो एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके रंग बिरंगे कपड़े, नकली लाल बाल, नाक पर एक लाल रंग की नकली नाक पहने वो सबको गुदगुदाता रहता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वही जोकर जो सबको हंसाता है वो कभी कभी आपको डरा भी सकता है? चौंकिए मत, कभी कभी वो नादान सा भोला भाला चेहरा एक डरावनी सी शक्ल ले सकता है, और सच मानिए वो बहुत भयंकर होता है। दोस्तों, ये कहानी है हरिओम की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में एसबीआई बैंक का मैनेजर है। एक दिन हरिओम को 2 दिन की सरकारी छुट्टी मिली। वैसे तो हरिओम काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने घर वालों से ज़्यादा मेलजोल नहीं कर पाते। इस बार छुट्टी मिलने पर उन्होंने अपने बच्चों की, जो कि एक 10 साल का और दूसरा 14 साल का है, कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। तो वो संडे के दिन अपने बच्चों को गाड़ी में लेकर निकल गए घूमने। वैसे तो उनका प्लान जू जाने का था, पर वो वहाँ पहुँचे तो जू बंद पड़ा था। ये देखकर बच्चों का मन उदास सा पड़ गया। ये उदासी हरिओम से देखी ना जा सकी, क्योंकि इतने दिनों बाद तो वो बच्चों को बाहर लेकर घुमाने ले गया था। पर अब क्या करते, क्योंकि अब और कहीं जाने में और प्लान बनाने में ज़्यादा देर हो सकती थी। तो वो भारी मन से वापस घर की ओर चलने लगे। अभी आधे रास्ते में ही थे तो उन्होंने देखा कि रोड के दाहिने तरफ जंगल है और उस जंगल के पेड़ों से बड़े बड़े झूले दिख रहे थे। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सर्कस है। पर हरिओम सोच में पड़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आया था जिस रास्ते में वो अब सर्कस को देख रहा था, और इतनी जल्दी से वहाँ पे ये झूले आ गए थे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हरिओम ने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा। इतने ही देर में बच्चों ने भी सर्कस जाने की जिद पकड़ ली, तो हरिओम ने भी गाड़ी जंगल जहाँ सर्कस लगा हुआ था वहाँ पर
मोड़ दी। वो जैसे जैसे सर्कस की ओर जा रहे थे, लोगों के शोरगुल की आवाज़ें आ रही थी, मानो बहुत से लोग सर्कस में हों। सर्कस का दरवाज़ा अब दिखने लगा था। हरिओम ने गाड़ी गेट के पास खड़ी कर दी और बच्चों को लेकर चल पड़ा सर्कस के अंदर। पर हरिओम क्या देखता है कि सर्कस पूरा सुनसान खाली पड़ा है, कोई भी वहाँ है ही नहीं। जो आवाज़ें आ रही थी वो भी अब आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी हरिओम ने इसे अनदेखा किया और टिकट काउंटर की ओर चल दिया। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए वो काउंटर पर सीधा ही पहुँच गया। काउंटर पर एक आदमी लाल शर्ट पहने हुए था और अपना सर नीचे झुकाए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो कुछ पढ़ रहा हो। हरिओम ने उससे 3 टिकट मांगे। उसने सर झुकाया और टिकट दे दिया। हरिओम ने उससे पैसे मांगे तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि साहब, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, आप फ्री में ही शो देख सकते हैं। ये बोलते ही उसने टिकट काउंटर बंद कर दिया। हरिओम को बड़ा ही अजीब लगा। अब वो सर्कस के टेंट की ओर बढ़ने लगा। टेंट के बाहर पहुंचते ही उसको ऐसा लगा जैसे अंदर से टेंट में लोग खचाखच बड़े हुए हो, क्योंकि लोगों के हंसने की आवाज़ और सीटियों की आवाज़ें उसको ज़ोरों से आ रही थी। हरिओम अपने बच्चों के साथ अंदर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बहुत हैरान हो गया। वो अभी खड़ा होकर सोच ही रहा था कि तभी उनके बच्चों ने भागकर सीट पकड़ ली। वो भी जाकर वहाँ पर बैठ गया और सोच ही रहा था। अब तक हरिओम को कुछ गलत होने का शक हो गया था। तभी सर्कस शुरू हो गया। जोर जोर से ड्रम और ढोल बजने लगे। सर्कस में हाथी घोड़े आने लगी और बहुत से जोकर आकर करतब दिखाने लगे थे। करीब आधे घंटे के बाद अब सारे अंदर वापस चले गए और अब एक दूसरे जोकर की बारी आई। वो अकेला ही आया और बीचों बीच रखे कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो खिलखिलाकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो चुटकुले सुनाने वाला हो। अभी तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हरिओम और उसके बच्चे पूरे सर्कस पर अकेले ही बैठकर शो देख रहे थे। अचानक वो बीच में बैठा जोकर हंसते हंसते ही रोने लगा। अभी हरिओम को कुछ समझ में आता कि तभी वो क्या देखता है कि पूरे सर्कस में अचानक से लोग भरे पड़े हैं और अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं। उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अब वो जोर जोर से हंसने की आवाज़ें भी सुन पा रहा था और जोकर बस रोए ही जा रहा था। ये सब देखकर हरिओम बौखला सा उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। उसके बच्चे भी उन दर्शकों के साथ मिलकर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हरिओम उस जोकर की तरफ देखता है। वो जोकर रो रहा होता है। तभी वो जोकर रोते रोते सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा जहाँ करतब दिखाया जाता है और वो ऊपर चढ़ते ही वहाँ से कूद गया। अब वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था और चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था, पर अभी भी दर्शक बस हंसे ही जा रहे थे। ये सब देखते हुए हरिओम भागकर जोकर की तरफ गया। उसने जोकर को उठाया, पर वो अब क्या देखता है कि उस जोकर की शक्ल पर तो कुछ है ही नहीं, ना कि आँख और ना ही मुंह। जोकर ने उसका हाथ जोरों से पकड़ लिया। हरिओम ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं कर पा रहा था। उसमें चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी, पर कोई नहीं सुन रहा था। अब सारे दर्शक हंसने की बजाय सब चुप बैठे हुए थे और उसके तरफ ही देख रहे थे। वो अपने बच्चों की तरफ देखा तो उसके बच्चे भी चुपचाप बैठे तमाशा ही देख रहे थे। अब हरिओम डर के मारे रोने लगा। तभी वो देखता है कि वो जोकर अपने आप खड़ा हो गया और उसे खींचकर कहीं ले जाने लगा। वो अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो हर बार नाकामयाब ही हो रहा था। उसने देखा कि आगे
एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। वो समझ गया कि वो उस आग की तरफ ही उसको ले जा रहा है। अब हरिओम का मुंह बिल्कुल सूख सा गया था। उसने हिम्मत हार की रख दी थी अपनी। वो अब बेहोश होने के कगार पर था। तभी जोकर आग के पास जाते ही उसने हरिओम का हाथ छोड़ दिया और खुद आग में कूद गया और जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा। हरिओम ने साहस जुटाया और वापस अपने बच्चों की तरफ भागा। उसने उनका हाथ पकड़ा और सर्कस के बाहर भागने लगा। वो जैसे तैसे गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा दी। अब हरिओम ने राहत की आखिरकार सांस ली। अब जंगल का आधा रास्ता पार हुआ ही था कि तभी वो क्या देखता है कि जो जोकर ने उसका हाथ पकड़ा था वही जोकर एक बोर्ड लिया साइड में पेड़ के सहारे खड़ा है और उसका मुंह बहुत ही अजीब लग रहा है और उसके मुंह पर एक बड़ी सी हंसी भी है और उसके बोर्ड पर लिखा था, दोबारा ज़रूर आना। हाय दोस्तों, मैं मानस आप लोगों को अपने दोस्त सौरभ की एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। सौरभ और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो लोग शिमला पहुँचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से ही जा रहे थे कि अचानक से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद पड़ा था, जो कि कल सुबह खुलने वाला था। सौरभ ने सोचा कि अब आज कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न यहीं आसपास एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही अपने होटल के लिए अपन लोग निकल पड़ेंगे। सौरभ को भी ये आइडिया पसंद आया और वो वहाँ एक होटल की तलाश में अपनी गाड़ी को घुमाने लगे। वो होटल की तलाश में बहुत अंदर, यहाँ कहे तो घने जंगलों में जा चुके थे। उनको कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा दिखा जो हुक्का पी रहा था। उसको देखते ही सौरभ ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे आसपास रहने के लिए होटल के बारे में पूछने लगा। उस बूढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और हुक्का पीने लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। सौरभ भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज़्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सौरभ और उसकी पत्नी होटल में गए, जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सौरभ ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको कितने दिन यहाँ रुकना है? आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया 2 दिन का देना होगा। सौरभ ने भी पैसे दे ही दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी को सौरभ को दे दिया। उसकी हंसी को सौरभ समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ चला। उसने चाबी पर देखा कि रूम नंबर 333 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहला और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से खचाखच भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक ही थे। पर वहाँ जहाँ रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। सौरभ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल के स्टाफ को फ़ोन करने का सोचा और रूम के टेलीफोन को उठाया और उसमें से फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाया गया, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। बस एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आ रही थी और फ़ोन अपने आप ही कट हो गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल की स्टाफ की आवाज़ थी। उसने पूछा कि जी सर, बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सौरभ ने कहा कि आप जल्द से जल्द हमारे रूम पर आइए, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और पानी नहीं आ रहा है। स्टाफ ने कहा कि सर, आप अपना रूम नंबर बताइए। सौरभ ने कहा कि रूम नंबर 333।
ये सुनते ही स्टाफ की आवाज़ बिल्कुल धीमी और घबराई हुई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा कि सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? सौरभ ने पूछा क्यों? तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। सौरभ को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर, आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनते ही सौरभ ने फ़ोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे कि उनके दरवाजे से अचानक उनको खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। सौरभ ने बार बार पूछा कि कौन है, पर बाहर पर किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। सौरभ और उसकी पत्नी समझ गए थे कि कुछ भूत प्रेत का मामला है ये। वो दोनों बुरी तरीके से डर गए थे। तभी उनकी रूम की लाइट भी चली गई थी और सब अंधेरा हो गया था। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर, आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था ना? मैं उसी के लिए आया हूँ। सौरभ ने सोचा कि अभी तो स्टाफ हमें नीचे बुला रहा था, फिर ये कहाँ से आ गए? रूम खतरों से खाली नहीं है, स्टाफ ये भी कह रहा था। अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है? सौरभ ये सोच ही रहा था। तभी सौरभ को वह धीमी सी हंसी सुनाई देने लगी जो उसने फ़ोन पर नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। तभी रूम टेलीफोन फिर से बजा। फ़ोन स्टाफ का था। उसने कहा कि सर, अभी तक आप नीचे नहीं आए हैं। सौरभ ने कहा कि बाहर एक होटल का एक स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी को ठीक करने आया है। स्टाफ ने कहा कि सर, कुछ भी हो जाए पर आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। सौरभ ये सुनते ही सहम गया। स्टाफ ने कहा कि आप अंदर ही रहें, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। ये कहते ही फ़ोन कट हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज़ आई कि सर, आप बाहर आ सकते हो। सौरभ ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको यकीन हो गया कि बाहर सच में कोई होटल का स्टाफ आया है। सौरभ ने दरवाज़ा खोला और चैन की सांस ली और सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। सौरभ ने देखा कि जो स्टाफ पहले काउंटर पर था वो अब चेंज हो चुका है। उसकी जगह कोई और स्टाफ वहां खड़ा हुआ था। सौरभ ने सारी बात उन सबको बताई। तब स्टाफ ने कहा कि सर, जो बंदा आपकी पहले नीचे मिला होगा वो असल में पहले इसी होटल में काम करता था और इसी होटल के रूम नंबर 333 में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, पर वो ज़्यादातर रूम नंबर 333 के पास ही भटकती है। सौरभ को सारी बात समझ में आ गई और वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशिका है और मैं अपनी फ्रेंड रिया की एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रिया अभी अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसीलिए उसने बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि ये सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना ही होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ रिया का भाग्य भी इतना अच्छा था कि उसको आखिरकार बेबी सिटिंग का एक काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने रिया को बुलाया लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और ये कहकर वो लोग चले गए। रिया ऊपर वाले कमरे में चली गई जहां बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 बच्चे लेटे हुए हैं जो कि छोटे छोटे हैं। थोड़ी देर में वहां बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी बच्चे नहीं उठने वाले, तब तक मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी ही देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद
रिया के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फ़ोन से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने बच्चों को देखा। रिया को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से उसी नंबर पर फ़ोन आता है और फिर से उस आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा। इस बात पर रिया को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुम वापस फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर नहीं माना और उसने फिर से फ़ोन कर दिया। इस बार रिया को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर पे इस फ़ोन नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस का वापस फ़ोन आया। पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में कहा कि क्यों मजाक कर रही हो, क्योंकि जिस फ़ोन के बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से ही आ रहा है। ये सुनते ही रिया का दिल धड़कना जोरों से शुरू हो गया, क्योंकि घर में तो कोई है ही नहीं। तब ऊपर वाले कमरे से फ़ोन कौन कर रहा होगा जिसमें केवल बच्चे सोए हुए थे। रिया को शक हुआ। रिया ने अभी फ़ोन रखा ही था, तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये सुनते ही वो बहुत डर के मारे घर से भागकर बाहर निकल गई। तभी वो देखती है कि बच्चों की माता पिता वापस आ रहे हैं। उनको देखकर रिया झट से घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई, ये देखने की उनको कुछ हुआ तो नहीं है क्या। वो देखती है कि 3 में से तो सिर्फ 2 ही बच्चे पलने में सो रहे थे। आखिर एक बच्चा चला तो चला कहाँ गया, ये सवाल उसके मन में उठ रहा था बार बार। रिया पूरी तरीके से बेचैन हो चुकी थी। तभी उनके मम्मी पापा घर में घुस आए। रिया झट से उनके पास गई और कहा कि 3 में से एक बच्चा पलने में नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने रिया को कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। रिया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भला। उन्होंने कहा कि हमारे तो केवल 2 ही बच्चे हैं, फिर तीसरा कहाँ से आ गया। ये सुनते ही रिया बेहोश हो गई और उसको जल्द से जल्द पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी 1 घंटे बाद नींद खुली और कुछ समय बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। और 2 से 3 दिन बाद जब रिया ने मुझसे बात करी तो उसने मुझे ये इंसिडेंट सुनाया। हाय दोस्तों, मैं आकाश आप लोगों को एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताना चाहता हूँ और ये प्लेस का नाम है कुलभाटा गांव, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगर आपने कालो मूवी देखी है तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुलभाटा गांव राजस्थान में रेगिस्तान इलाके में है। अब ये गांव पूरी तरीके से बंजर और बर्बाद हो चुका है। पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये गांव करीबन 250 साल पहले बसा हुआ था, जहां लोग रहा करते थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ के लोग कुलभाटा को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कुलभाटा बर्बाद हो गया। कुलभाटा के बर्बाद होने का कारण एक कालो नाम की चुड़ैल को माना जाता है। कहा जाता है कि इस चुड़ैल ने गांव में अपना आतंक फैला रखा था। ये चुड़ैल कुलभाटा के जवान लड़कियों को मारकर उसकी बलि चढ़ाती थी, जिससे वो अमर हो जाए। इसी के कारण गांव वालों ने अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलने को मना कर दिया था। लेकिन फिर भी गांव वाले इस चुड़ैल से परेशान थे। तब इन लोगों ने किसी ओझा को बुलाकर इस चुड़ैल को पकड़ा और उसी रेतीले रेगिस्तान में दफना दिया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। कालो को मारकर दफनाने के बाद भी वो गांव में वापस आ चुकी थी और इस बार वो और भी ज़्यादा खौफनाक हो चुकी थी, जिसको कोई नहीं मार सकता था। और इसने गांव वालों से अपना बदला निकालना शुरू कर दिया। उसी की डर से गांव वालों ने एक ही दिन में पूरा कुलभाटा खाली कर दिया और वहां से रवाना हो गए। और आज 250 साल बाद भी कुलभाटा डरावनी जगह में से एक है। कहा जाता है कि आज भी कालो कुलभाटा में बंजर स्थान में यहाँ वहाँ भटक रही है
और जो भी वहाँ रहता है वो वापस लौटकर नहीं आ पाता। वो जगह अब इतनी डरावनी हो गई है कि वहाँ जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया है और कोलबाटा आज भी उसी सुनसानियत में जी रहा है। इस कहानी पर 2010 में एक फिल्म निकली गई जिसका नाम कालो ही रखा गया, जिसमें कुछ लोग एक बस में सफ़र कर रहे होते हैं और कोलबाटा की तरफ चल पड़ते हैं, जिससे कालो चुड़ैल एक एक करके सबको मारने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कोलबाटा की घोस्ट स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं आपको अपने फ्रेंड सुभाष की एक सच्चे डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बात दरअसल तब की है जब सुभाष अपने घर में शिफ्ट हो रहा था। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुभाष और उसका परिवार अपने किराए के मकान को छोड़कर अपने खुद के मकान में जा रहा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अपने इस घर को लेकर सबको बहुत खुशी थी और खुशी हो भी तो क्यों ना, आखिर सुभाष ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और आखिरकार उसने एक घर खरीद ही लिया था। ये घर उसको बहुत सस्ता पड़ा था, जो कि मुंबई के एक बहुत महंगे इलाके में आता है। आखिर क्या कारण था कि ये घर उसको इतना सस्ते में पड़ा? सुभाष अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। घर में सामान रखने से पहले वो उस घर की साफ सफाई करना चाहता था, क्योंकि वो घर पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। उसने बाहर से कुछ साफ सफाई वालों को बुलाकर घर में साफ सफाई करवाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक काम करने वाला सुभाष को आवाज़ देकर एक कमरे में बुलाता है। वो कमरा पूरा धूल मिट्टी और मकड़े के जालों से भरा पड़ा था। काम करने वाला व्यक्ति ने सुभाष को उस कमरे में पड़ा एक संदूक दिखाया। वो संदूक देखने में बहुत सुंदर था, साथ ही साथ बहुत चमकदार भी था। सुभाष ने उस संदूक को खोलना चाहा, पर उस संदूक पर बहुत बड़ा सा ताला लगा था। उसने उस ताले को तोड़ने की भी बहुत कोशिश करी, मगर वो असफल रहा। उस संदूक का ताला टस से मस नहीं हो रहा था। उसने हार मानकर उस संदूक को अपने कमरे में रखवा दिया, वहां से उठवाकर। उस रात को वो बहुत थक चुका था और जल्दी सोने को चला गया। करीब रात के 2 बज रहे होंगे कि सुभाष के रूम में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी, जिसकी वजह से सुभाष और उसकी पत्नी उसी रूम में सो रहे थे। दोनों उठ खड़े हो गए। कुछ देर बाद रोना बंद हो गया, लेकिन सिसकियों की आवाज़ अभी भी आ ही रही थी। अचानक किसी की जोर से आवाज़ आई, मुझे यहाँ से निकालो, मैं जिंदा हूँ। सुभाष की उस संदूक पर नज़र गई। वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो डरते डरते उस संदूक के पास पहुँचा। उसको ऐसा लगा जैसे उस संदूक में कोई छोटा बच्चा हो। सुभाष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो उस रात उस कमरे में हटकर दूसरे कमरे में सोने चला गया। सुबह होते ही उसने एक ओझा को बुलवा लिया और उस संदूक के बारे में बताया। ओझा ने बताया कि इस संदूक में एक बच्चे की आत्मा कैद है, जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। सुभाष ने उस ओझा से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो ओझा ने कहा कि पहले इस बच्चे की आत्मा को इस संदूक से निकालने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सुभाष ने उसी वक्त उस मकान के डीलर को वहाँ बुलवा लिया और इस संदूक के बारे में पूछा। ये पूछते ही डीलर ने जवाब दिया कि इसी संदूक की वजह से आज तक किसी ने इस मकान को खरीदा नहीं है। जो भी इस मकान में आता था वो इस संदूक से आने वाले आवाज़ से डरकर भाग जाता। उसने बताया कि करीब 12 साल पहले इस मकान में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस मकान का मालिक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनका एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा परंतु वो नहीं मिला, जिससे उसके माता पिता ने हार मानकर इस मकान को छोड़कर चले गए। डीलर ने जो बताया उसको सुनकर सुभाष के मन में कुछ प्रश्न उठे कि कहीं इस संदूक में ही जिस बच्चे की आत्मा कैद है, क्या वो वही बच्चा तो नहीं जो 12 साल पहले खो गया था? और अगर वो वही बच्चा है
तो आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे? अभी तक ये राज बना हुआ है और जब तक ये रहस्य बना रहेगा तब तक न ही उस आत्मा को आज़ादी मिलेगी और न इस रहस्यमयी संदूक को खोला जा सकता है।